हाँ दोस्तों, हम पॉलिटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। उस पॉलिटी की क्लास में हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था, समझ लिया था कि जो उसमें ऑलरेडी ये था कि जो हमने पॉलिटी पढ़ा है, जो हमने पॉलिटी पढ़ा तो उसमें हमने हम लोग देख रहे हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में हम लोगों ने ये देखा, प्रस्तावना में हम लोगों ने ये देखा, उस प्रस्तावना में कुछ बातें ऐसी दी गई हैं, कुछ बातें ऐसी दी गई हैं कि जो गांधी और नेहरू के संबंधों को बताते हैं, और गांधी नेहरू और मार्क्सवादी संबंधों से मिले हैं। लेकिन इनका ज्यादातर झुकाव हम देखते हैं गांधी और नेहरू की ओर है। जब गांधी और नेहरू की ओर इनका झुकाव है तो ये सकारात्मक सोच रखते हैं। सकारात्मक सोच ये राज्य के धर्म में किसी विशेष धर्म को बढ़ावा न देकर सभी धर्मों के लिए कुछ काम कर सकते हैं। जैसे अभी माघ मेला होने जा रहा है तो माघ मेला के लिए, जैसे हज के लिए, इसके लिए कुछ काम कर सकते हैं। ठीक। अब हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा पहला पॉइंट देखेंगे। पहला, अब उसके आगे का पॉइंट है, उसको पहला डाल रहे हैं। हम देखेंगे गढ़ राज्य। क्या देखेंगे? गढ़ गढ़। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इधर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न। ठीक। जब इन दोनों चीजों को हम देखेंगे थोड़ा सा, जब इन दोनों चीजों को देखेंगे तो हम इनमें कुछ चीजों से संबंधित बात भी करेंगे। अच्छा, बात क्या करेंगे? हम जानेंगे कि जो गणराज्य की बात कहते हैं, ये गणराज्य है क्या? व्हाट इज गणराज्य? व्हाट इज रिपब्लिक? इज रिपब्लिक। जब व्हाट इज का क्वेश्चन उठता है तो हम जानते हैं जिस देश में, जब रिपब्लिक वही है कि जब किसी देश में हम देखते हैं, जब किसी देश में, मान लीजिए कि ये देश है हमारा, ठीक है, ये देश है। जब किसी देश में, मान लीजिए ये देश है, इस देश की जब बात होगी तो हमारा इंडिया होगा, भारत। भारत। जब भारत के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं तो ये जो हमको गणराज्य की बात है, तो गणराज्य की मतलब होता है कि इसका एक ऐसा चेयरमैन, एक ऐसा अध्यक्ष हो जो हेरिडिटरी न हो, वंशानुगत न हो। अर्थात एक इसका जो चेयरमैन हो मेन चेयरमैन हो, अर्थात अध्यक्ष हो, नेशनल राष्ट्र अध्यक्ष हो, जो क्या हो, वो वंशानुगत न हो। क्या न हो? वंशानुगत। वंशानुगत न हो।
जैसे हम बने तो हमारा बच्चा, हमारा भतीजा, चाचा भतीजा, रिलेशन ना हो, कोई संबंध ना हो, रिलेशन ना हो, सभी के लिए खुले हों। अच्छा, बात हुई सभी के लिए खुले हों। जब सभी के लिए खुले हों तो इसका मतलब है, जब आप बात करेंगे कि सभी के लिए खुले हों, तो इसका मतलब है कि वो जो खुले होंगे, जो सभी के लिए खुले होंगे, उसके लिए दो चीजें होंगी। पहली चीजें ये होंगी खुलने के लिए कि हम प्रत्यक्ष 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 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष 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 रूप से हम क्या करें, हम क्या करें, प्रतिनिधि चुने। वहां पे जो ये प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि हो, प्रतिनिधि प्रतिनिधि हो, और प्रतिनिधि कैसे होगा, ये यहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित होगा। जब ये यहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित होगा तो इसका मतलब सभी पदों पर सार्वजनिक अधिकार होगा। इसका मतलब सभी पदों पर हमारा क्या होगा, सार्वजनिक अधिकार होगा। जब सभी पदों पर सार्वजनिक अधिकार होगा, सार्वजनिक अधिकार होगा, सार्वजनिक अधिकार, ठीक है। सार्वजनिक जो अधिकार हैं सभी पदों के, वो सभी के लिए समान होंगे, सभी के लिए समान होंगे। इसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगा, ठीक है। जब ये सभी के लिए समान होंगे तो मतलब सभी जो पद हैं सभी व्यक्ति को मिलेंगे, सभी पद, सभी पद के लिए सभी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र होंगे। जब सभी पदों के लिए सभी स्वतंत्र होंगे और ये अपने निर्वाचित प्रक्रियाओं के माध्यम से सदस्यों का चुनाव करेंगे और सभी को समान रूप से अधिकार होगा, तो वही समाज एक गणराज्य समाज होगा, वो गणराज्य है। चलिए, अब जब गणराज्य देख लिए तो हम देखेंगे दूसरा पॉइंट उसी में, दूसरा पॉइंट हम उसी में देखेंगे, दूसरा पॉइंट हम उसी में देखेंगे। गणराज्य के पास हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा था संप्रभुत्व, संपन्न, संपूर्ण, जो संप्रभुत्व होते हैं वो संपूर्ण प्रभुत्व जो संपन्न होते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न। जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात आती है तो अधिकार की बात इनडायरेक्टली आती है। तो संपूर्ण प्रभुत्व जो संपन्नता होगी वो दो रूपों में होगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता जो होगी वो दो रूपों में होगी, फर्स्ट और सेकंड। एक होगी आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामलों में, दूसरा होगा बाह्य मामलों में। आंतरिक और बाह्य मामलों में ये होगा, जो आंतरिक मामला बात करता है तो उसका मतलब ये है कि जो आपका इंडिया है
इस इंडिया के अंदर की बात करेगा, भारत के अंदर की बात करेगा। भारत के अंदर की बात का मतलब कि वो जो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, यही सब हो सकता है ना। राजनीतिक निर्णय, ये सब जो लिए जाते हैं भारत देश के अंदर, वो होते हैं आपके, हम जो भारत देश के अंदर निर्णय लिए जाते हैं, वो आपके भारत देश के अंदर एक, जिसको हम प्रतिनिधि चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो निर्णय लेता है और हम उसको अधिकार दिए होते हैं। तो ये हमारे देश के अंदर जो लेने के लिए है, वो हमारे देश का सदस्य लेता है। जैसे हम अपने घर का निर्णय खुद ले, तो इसका मतलब हमारा घर संपूर्ण, जो हमारा घर है वो प्रभुत्व संपन्न है। किसी की जरूरत नहीं है ना वो हमें बताए कि हम कौन डिसीजन से लें, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन सा निर्णय हमारे लिए गुड है, कौन सा निर्णय हमारे लिए बैड है ना। जब इन बातों पे आ जाता है तो वैसे भारत जब अपने निर्णय खुद लेते हैं, भारत के लोग आंतरिक मामलों में, तो उस आंतरिक मामलों के लिए हम कहेंगे आंतरिक मामलों के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। ठीक। लेकिन वहीं पर बाह्य मामला, बाह्य मामला में, जैसे बाह्य मामले में हम देखते हैं तो इनमें क्या होता है कि जैसे बाहर से युद्ध, बॉटल हो जाए, बॉटल, तीसरा टेररिज्म, ठीक है, चौथा कोई इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। इन सब चीजों के विषय में जो करना है, बाह्य देशों से, एक देश की बाउंड्री से दूसरे देश की बाउंड्री के बीच, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया सेंट्रल एशिया, इंडिया साउथ ईस्ट एरिया, इंडिया ईस्ट एशिया, इंडिया फ्रांस, इंडिया जापान, इंडिया अफ्रीका, इंडिया नॉर्थ अमेरिका, इंडिया साउथ अमेरिका, इनके बीच के जो संबंधों के विषय में निर्णय लेंगे वो हम लेंगे ना। जब हम संबंध बनाएं, हम इनसे झगड़ा करें, हम इनसे लड़ाई करें, हम इनसे संबंध बनाएं कि हम छोड़ दें, हम इनसे व्यापार करें कि ना करें, जब इसका निर्णय हम दूसरे से पूछ के ना जाके हम अपने देश में रह के खुद लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाह्य मामलों के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। अभी क्या कर रहे थे, आंतरिक मामलों के लिए संपूर्ण प्रभुत्व राज्य थे, अब बाह्य मामलों के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। अब इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, क्योंकि हम अपने सारे निर्णय खुद से लेते हैं। निर्णय लेने की जो शक्ति है आंतरिक और बाह्य, वो हम में खुद है, हम अपना निर्णय खुद लेते हैं, इसीलिए हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक। अब प्रस्तावना के विषय में ढेर सारे लोग आए, ढेर सारे लोग आए तो ढेर सारी बातें कहे। जैसे आपको मिल जाएंगे डॉक्टर जन मुंशी, के एम मुंशी मिल जाएंगे, जैसे आपको मिल जाएंगे ठाकुरदास भार्गव, जैसे आपको मिल जाएंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जैसे आपको मिल जाएंगे यने पालकी वाला। हम इनके विषय में बात करेंगे, किसने क्या प्रस्तावना के विषय में कहा है। ठीक है, किसने क्या प्रस्तावना के विषय में कहा है। अगर प्रस्तावना में स्टेटमेंट देखें,
प्रियम्बल में प्रस्तावना, कथन, तो कथन है। निम्न लोगों ने अलग अलग कथन कहा होगा। जब लोगों ने अलग अलग कथन कहा होगा तो कुछ ने कुछ कहा होगा, कुछ ने कुछ कहा होगा। तो हमारा प्रस्तावना का भाग है वो कैसे है कैसे नहीं, इस पर भी लोग कहा होगा। तो वहीं पर प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इसको डॉक्टर ठाकुर दास बारगा कहा कि प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा। इसको डॉक्टर डॉक्टर इसको डॉक्टर जी ने कहा, ठाकुरदास ठाकुरदास भार्गव, डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। ठीक, डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जब इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है तो वहीं पर दूसरा कथन भी आया। जब ये संविधान की आत्मा है तो ये संविधान के लिए कुछ और मानी जाती होगी। तो दूसरे लोगों ने कहा कि प्रस्तावना पवित्र दस्तावेज है, प्रस्तावना पवित्र दस्तावेज है। दूसरे लोगों ने कहा प्रस्तावना प्रस्तावना पवित्र दस्तावेज है, पवित्र दस्तावेज है। ये पवित्र दस्तावेज कहा डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए, वहीं पर हम देखते हैं कि फिर आगे कुछ किसी ने कुछ कहा। जब पवित्र आत्मा कह दिया, फिर उन्होंने कहा कि प्रस्तावना एक दस्तावेज है, पवित्र दस्तावेज है। तो एक ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना जब प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है तो किसी ने कहा होगा कुछ। तो जैसे डॉक्टर KM मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मुंशी, इन्होंने कहा कि कुंडली है। एक लोगों ने कहा कि आत्मा है, आत्मा ठाकुरदास कह रहे हैं। एक लोगों ने कहा कि पवित्र दस्तावेज है, BR अम्बेडकर कह रहे हैं। एक लोगों ने कहा कि जन्म कुंडली है, तो कि हम मुंशी कह रहे हैं। और अभी लोग हैं, अभी और है के विषय में भी और दो चार बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे कि प्रस्तावना दीर्घ या
प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अच्छा, प्रस्तावना जब संविधान का परिचय पत्र है तो इसको किसने कहा? पालकी वाला, यानी पालकी वाला, यानी पालकी। ठीक। जब इसके पश्चात कहा कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रस्तावना दीर्घकालीन दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इसको किसी ने कहा होगा। इसको जो किसी ने कहा था उनका नाम था कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। जब अय्यर जी कहे तो ये प्रारूप जो समिति बनी हुई थी उसके क्या थे? एक सदस्य थे। प्रारूप समिति की सदस्य थे। प्रारूप क्लियर, प्रारूप समिति के सदस्य थे। जब हम इतना जान लेते हैं, इसके पश्चात जो हम शुरू करेंगे वो क्या करेंगे कि प्रस्तावना में अन्य प्रावधान भी हैं, अदर प्रोविजंस भी हैं। तो अन्य प्रावधानों की जो उल्लेख किए गए हैं उसके विषय में जानेंगे। प्रस्तावना में अन्य प्रावधान भी हैं। प्रस्तावना में जो अन्य प्रावधान है हम उसके विषय प्रस्तावना अन्य प्रावधान। अदर प्रोविजन मेंशन इन प्रियम्बल। अदर प्रोविजन मेंशन इन प्रियम्बल। अच्छा, जब अदर प्रोविजन मेंशन इन प्रियम्बल देखते हैं तो हम जो है इसमें जो पाएंगे वो क्या होगा? तो जैसे हम देखते हैं प्रस्तावना का उल्लेख है अन्य प्रावधानों में। ये प्रस्तावना में अन्य प्रावधान, ये अन्य प्रावधान क्या है? जो उल्लेख हैं अन्य प्रावधान, अर्थात प्रस्तावना में जो अन्य प्रधान प्रावधान उल्लेख हैं तो अन्य प्रावधान 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 उल्लेख
अच्छा, प्रस्तावना में अन्य प्रावधान क्या उल्लेख? जैसे हम डीपीएसपी की ओर जाएं, नीति निदेशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी की ओर जब जाते हैं हम, इसमें जो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व जब इस ओर हम जा रहे हैं तो इनमें जो हम मेंशन पाते हैं, तो आर्टिकल जो 38 है, 38 है, उसमें कहा गया है कि अगर पीएसपी के आर्टिकल 38 में आएंगे तो उसमें कहा गया है टेप, टेप मतलब सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉली अर्थात सामाजिक आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो सामाजिक आर्थिक न्याय, तीन चीज उसमें उल्लेख है, एक सामाजिक है, एक आर्थिक है, न्याय। तो ये तीनों जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है डीपीएसपी के? वो आर्टिकल आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद 38 में मेंशन, अनुच्छेद 38 में जो बातें मेंशन है वो प्रस्तावना की उल्लेख, जो प्रस्तावना का उल्लेख है उसके अन्य प्रावधानों में, वहीं पर दूसरे अन्य प्रावधानों में हम देखते हैं, वहीं पर दूसरे अन्य प्रावधानों में हम देखते हैं, दूसरे अन्य प्रावधानों में हम देखते हैं, तो इसके पहले भी देख सकते हैं क्योंकि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट इसके पहले, दूसरे में हम देखते हैं फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार, ये जो मूल अधिकार है, ये जो मूल अधिकार है उसमें भी कुछ बातें हैं, जैसे अनुच्छेद आर्टिकल 19 में देखो, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 यहाँ पर ये 6 प्रकार के फ्रीडम की बात करता है, ये 6 टाइप ऑफ फ्रीडम की बात करता है, 6 टाइप्स ऑफ, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं में क्या क्या है? अब क्या हो सकता, इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में हम देखते हैं कि जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ
कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसी प्रकार से जब ये जो 6 प्रकार की चीजें हैं वो प्रस्तावना के अन्य प्रावधानों में गिने जाते हैं। ठीक है। अगर अगर ना अब प्रस्तावना में और कुछ देखेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन क्या हुआ, संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों और प्रस्तावनों का प्रभाव क्या पड़ता है, मूल कर्तव्य में हम चीजों को देखते हैं। ठीक है। अब प्रस्तावना में हम देखते हैं संशोधन कैसे हो सकता है। प्रस्तावना हम देखते हैं तो प्रस्तावना में संशोधन कौन कर सकता है, कैसे हो सकता है, तो जानेंगे। जब प्रस्तावना में संशोधन कौन कर सकता है इसके विषय में जानेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि संसद जो होते हैं वो केवल अनुच्छेद 368 प्रक्रिया में संभव है, साधारण बहुमत से नहीं। अगर इसमें हमें परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, तो जो संसद होते हैं वो केवल किस के माध्यम से इसमें संशोधन कर सकते हैं, आर्टिकल आर्टिकल अनुच्छेद 368 और साधारण साधारण बहुमत से नहीं। संभव है, संभव है 368 के माध्यम से, ठीक है, लेकिन साधारण बहुमत से नहीं। साधारण बहुमत से, क्लियर। जब कह दी गई बात की साधारण बहुमत से नहीं, अब क्या 368 जो है ये संसद को अधिकार देता है कि वो इनमें चेंजेस कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उन बातों को परिवर्तित नहीं कर सकता जो इनके मूल संरचना में, जैसे जैसे जो इनका एक मूल ढांचा है, संविधान का एक जो मूल ढांचा है
उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। परिवर्तन कर सकता है संसद, लेकिन संविधान के मूल ढांचों में नहीं। और यही बातें जो हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती हैं, यही बातें आगे चल के हमको फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों में देखने को मिलता है। तो अगर आ जाए कि अच्छा है प्रस्तावना में चेंजेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या साधारण बहुमत से कर सकते हैं? तो नहीं, साधारण बहुमत से नहीं कर सकते हैं। क्या 368 के द्वारा, संसद द्वारा किया जा सकता है? हाँ, संसद 368 के द्वारा कर सकता है। क्या प्रस्तावना के मूलभूत आधारभूत ढांचा में परिवर्तन किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब क्या इस प्रस्तावना की बातें मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्यों में देखने को मिलते हैं? हाँ, देखने को। अब ये दूसरा प्रश्न उठता है कि पहला तो क्लियर हो गया संशोधन की बात, लेकिन दूसरा जो प्रश्न उठ के आ रहा है कि क्या क्या प्रस्तावना में, जो प्रस्तावना बना हुआ है, ये राज्य विधान मंडल और संसद के कानूनों पर प्रभाव डालता है? ये जो प्रस्तावना है, ये राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल एवं संसद के कानूनों पर प्रभाव डालता है। दूसरा क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल एवं संसद के कानूनों पर प्रभाव डालता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, नहीं, प्रभाव नहीं डालता। अर्थात क्यों नहीं डालता? प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं, संसद और राष्ट्रीय विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक। मतलब अब यहाँ पे देखा जाए कि जो संसद और विधान, राज्य विधानमंडल है, वो पावरफुल है। ठीक। अब अगर हम चले चले फंडामेंटल ड्यूटीज की ओर, तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है? फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है? फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज थोड़ा ऊपर से स्लाइड करके इसको देखते हैं, देखते हैं। ये यहाँ पे, यहाँ पे।
जब हम इस पर देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को जब ले आके हम देखते हैं, मूल कर्तव्य, मूलभूत मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य मतलब ये होता है कि राज्य की यूनिटी को परफेक्ट किया जाए, अर्थात देश जो है, देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व की भावना की बात करता है। देश की एकता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व और अखंडता की बात करता है। बनाए रखने के लिए बंधुत्व बंधुत्व एवं अखंडता की बात करता है। अच्छा, यहाँ तक सही। जब अखंडता की बात करता है तो मतलब इस मूल कर्तव्य में जो इसकी आइडियोलॉजी है, जो इसकी विचारधारा है, वो देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना की बात की गई है। ये सुनिश्चित करता है देश की एकता और अखंडता को। ठीक। और अगर न्यायपालिका, अगर जो संसद वाली बात है, हमने बताया कि राज्य विधानमंडल और संसद कानूनी के प्रभाव, तो हमने कहा कि नहीं डालता, लेकिन न्यायपालिका संसद और राज्य विधानमंडल के कानून को इस आधार पर नलीफाई नहीं कर सकता, रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रस्तावना में लिखी गई बातों के साथ टकराव कर रहा है। कह देगा ऐसा है कि जो आपका मामला है प्रस्तावना में लिखी गई बातों से टकराव कर रहा है, इसको हम रद्द मानते हैं। किसकी? विधानमंडल और राज्य, विधानमंडल और संसद के बीच में। तो ये विधानमंडल, न्यायपालिका, संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को इस बात पर नकार नहीं सकती, इस बात पर उसे रद्द नहीं कर सकती कि कह दे कि आपकी जो बातें हैं वो प्रस्तावना में लिखी गई बातों के साथ टकराव कर रही हैं। क्लियर? अगर अब इन सब चीजों को मैंने पहले ही बताया कि प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया है, और प्रस्तावना में जो परिवर्तन किया गया है वो क्या किया गया था वो भी मैंने बता दिया। और प्रस्तावना अगर इन समझ लेते हैं वेल मैनर में, तो प्रस्तावना से आपको एक चीज समझ में आ जाता है कि जो हमारी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द है, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, ये सब जो है हमारे, हम सब जो है इस संविधान का जो है मूल ढांचा है। तो तो इसी बात को
न्यायपालिका ने भी कहा था, न्यायपालिका ने भी प्रस्तावना की इन बातों को मूल आधार पर ढांचा भी घोषित किया था। इनको कि हमारी प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द है, जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, रिपब्लिक सिस्टम, जो व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, राष्ट्र की यूनिटी की बात करता है, ये सब हमारे संविधान के मूल ढांचा है। पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र, राष्ट्र की गरिमा, एकता, पंथ निरपेक्ष हो, किसी का कोई धर्म ना हो, वो क्या हो, राष्ट्र की गरिमा के लिए सभी लोग एक हो जाएं, राष्ट्र की गरिमा के लिए सभी लोग एक हो जाएं और सभी लोगों में आपसी जो संबंध हो धर्म के आधार पर ना होकर व्यक्ति की व्यक्तित्व पर आधारित हो, मानव की मानसिकता पर आधारित हो, मानव की मानवता पे आधारित हो। ठीक ठीक। अब आज यहीं तक, आज प्रियम्बल का काम स्टार्ट हो। ठीक है, प्रियम्बल का काम। अब आगे से हम देखेंगे शेड्यूल। शेड्यूल प्रियम्बल के बाद शेड्यूल देखेंगे। इसके पहले 3 चैप्टर है, उसको हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री हो गए। देन प्रियम्बल आता है के पीछे। थैंक यू।